दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 21 अप्रैल 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। दोस्तों इसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों यह बीपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण वीडियो है। बिहार एसएससी चाहे बिहार एसआई आप कोई भी बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ आप डेली के सारे करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स को एक साथ देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन दोस्तों डेली मेरे चैनल पर अपलोड होता है, तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए और सफलता की नई कहानी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार ने किसकी निगरानी तथा सुरक्षा के लिए कर्मियों का अलग से कैडर बनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि राजगीर के वैभरगिरी पहाड़ियों में आग लगने से बहुत सारे पेड़ों को तथा पशुओं की जान माल की हानि हुई है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पहाड़ की सुरक्षा के लिए, पहाड़ की निगरानी तथा सुरक्षा के लिए कर्मियों का अलग से कैडर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, बिहार के पर्यावरण जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, जिसे 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सड़क बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों यह सड़क बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, जिसे 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सड़क बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जो नेपाल के ये सातों जिले नेपाल को टच करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी जिले नेपाल की सीमा को छूता है। बिहार के पठारी क्षेत्रों के कितने जिलों में तालाब आधारित मत्स्य पालन की योजना शुरू की जाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार में जो भी पहाड़ी जिले हैं, पठार जिले हैं, उन पर दोस्तों तालाब बनाकर मत्स्य पालन की शुरुआत की जाएगी। तालाब आधारित मत्स्य पालन की बिहार के 8 जिलों में पशु एवं मत्स्य विभाग ने तालाब आधारित मत्स्य पालन योजना बनाई है। ये 8 पहाड़ी जिले हैं जहां पर तालाब आधारित मत्स्य पालन किया जाएगा। मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, नवादा। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग ही ले पाएंगे। इसमें 80% अनुदान का प्रावधान है। बिहार में ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए कितने साइबर थाने खोले जाएंगे? तो बिहार में दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए 44 साइबर थाने खोले जाएंगे। इसकी घोषणा बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्बाहानी ने की है। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार नाबार्ड से कितना कर्ज लेगी? देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार ने नाबार्ड से 1300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, और जो इस वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार नाबार्ड से 3000 करोड़ का कर्ज लेने का विचार कर रही है। बिहार राज्य परिवहन मंत्री ने बिहार में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाए जाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य परिवहन मंत्री अभी कौन है? तो बिहार राज्य की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार में मद्य निषेध उत्पाद विभाग की घोषणा के अनुसार दवाई बनाने वाली स्पिरिट की ढुलाई जीपीएस युक्त डिजिटल लॉकर लगे वाहनों से की जाएगी। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा था, जो स्पिरिट था, उसका जो स्पिरिट है, जो होम्योपैथिक दवाई जिससे बनता है, उस स्पिरिट का उपयोग दोस्तों नकली शराब बनाने में हो रहा था। देखिए, नकली शराब बनाने की 32 घटनाएं 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी हुई उसके बाद लगभग 32 घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें नकली शराब पीकर लोग मर गए। अभी हाल ही में मधुबनी में नकली शराब पीकर मरे हैं लोग। नकली शराब पीने वाले लोगों के आश्रितों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा नीतीश कुमार ने की थी। तो दोस्तों बिहार के मध्य विभाग, उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री जो है अभी सुनील कुमार हैं। तो याद रखिए दोस्तों, स्पिरिट की ढुलाई जीपीएस युक्त डिजिटल लॉकर लगे वाहनों से की जाएगी। बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री सुनील कुमार हैं। भारत में एप्पल का मुंबई के बाद दूसरा स्टोर कहाँ खुलेगा? देखिए दोस्तों, मुंबई के चर्च गेट में, मुंबई के सांता क्रूज में जो एक एप्पल का स्टोर खुला ही, ठीक है, अब दूसरा स्टोर जो है दिल्ली के साकेत सिटी मॉल में शुरू हो रहा है। ठीक है, एप्पल के सीईओ टीम कुक ने भारत के दूसरे एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया है। प्रतिष्ठित इंडियन पॉलीयूरेथन एसोसिएशन अवार्ड किसने जीता है? आईपीयूए अवार्ड ये वीकेसी ग्रुप ने जीता है। दोस्तों वीकेसी ग्रुप भारत में एक प्रमुख पीयू फुटवेयर निर्माता है। ये पूरे भारत में चप्पल और सैंडल श्रेणियों एक नया बाजार बनाने और पॉलीयूरेथन फुटवेयर को लोकप्रिय बनाने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित इंडियन पॉलीयूरेथन एसोसिएशन अवार्ड जो है वीकेसी ग्रुप ने जीत लिया है। ठीक है, केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार देश के 121 एयरपोर्ट कब तक कार्बन मुक्त हो जाएंगे? दोस्तों देश के 121 एयरपोर्ट 2025 तक पूरी तरह कार्बन मुक्त हो जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। 2014 के बाद पहली बार किस देश के मंत्री भारत आ रहे हैं? देखिए दोस्तों, 9 साल बाद
भारत पाकिस्तान के कोई मंत्री पहली बार भारत आ रहे हैं। 2014 के बाद पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत के किस संस्थान ने समुद्री काई तथा तुलसी मिलाकर सुपर शुगर बनाया है? दोस्तों, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने समुद्री काई तथा तुलसी का उपयोग कर सुपर शुगर बनाया है, जिसका उपयोग बहुत सारे रोग के इलाज में किया जाएगा। भारतीय साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह, जो हमारे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, उनको बनाया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर, अभी तक अमेरिका ने दोस्तों यूक्रेन को 36 बार सुरक्षा पैकेज दिया है, तो 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर $32 करोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। भारत के किस लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो शैली सिंह, जो लॉन्ग जंपर है, उन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 में महिलाओं की लंबी कूद इवेंट में जीत हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। वह भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी जंप लगाने वाली बन गई हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शैली सिंह को जीत की बधाई दी है। मंत्री ने कहा है कि शैली टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप स्कीम के तहत ट्रेनिंग कर रही हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2023 को 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया था। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा दोस्तों आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। हैदराबाद में एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के एसआरएच के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। रोहित के अब आईपीएल में 6014 रन हो गए हैं। भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा से पहले आईपीएल में 6000 रन का आंकड़ा भारत के विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने हासिल किया है। रोहित आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया? तो संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। वो जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। संदीप सिंह जनवरी 2023 में वायुसेना के उप प्रमुख से रिटायर हुए थे। उन्हें 24 अप्रैल के पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है। 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह भुवनेश्वर में किया जाएगा दोस्तों। 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के साथ लेबनान, मंगोलिया और वानुआतू शामिल होंगे। यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा। इससे पहले मुंबई और अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जा चुका है। गौरतलब है कि भुवनेश्वर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन स्थलों में से एक था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर पलम्ब को, भारतीय अमेरिकी है ये, यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की राधा अयंगर पलम्ब को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है। राधा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत है। सीनेट ने उनके नाम पर 68 के अंतर से वोटिंग हुई। राधा को जून 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वह 2014-15 में ऊर्जा के उप सचिव के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था इन्होंने। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ एक समझौता किया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र राठौर ने बताया है कि प्रशिक्षण सैन्य कर्मियों को स्थिति की मांग के अनुसार किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 4 महीने की अवधि का होगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1994 में की गई थी। असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिस्व शर्मा है और असम के जो राज्यपाल है दोस्तों वो गुलाब चंद कटारिया हैं। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बैंकॉक में हो रहा है दोस्तों। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसांग के साथ इस बैठक का आयोजन कर रही हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नए पहलों पर विचार किया जाएगा।
दिवंगत निर्माता ने यश चोपड़ा की पत्नी का मुंबई में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? पामेला चोपड़ा। यश चोपड़ा की पत्नी थी पामेला चोपड़ा। भारत के किस मंत्री ने 20 अप्रैल को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के 20 अप्रैल को नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की है। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना 2001 में संघाई चीन में हुई थी। संगठन में 8 सदस्य देश शामिल है जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। संघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। संगठन आपसी हित के मुद्दों पर नियमित संवाद और परामर्श में शामिल होने के लिए सदस्य राज्यों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। संघाई सहयोग संगठन आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का मुकाबला करके क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। संगठन के पर्यवेक्षक राज्य और संवाद सहयोगी है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जैसे देश शामिल हैं। इसरो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके किस देश के टी लियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, जो है इसरो जो है श्रीहरिकोटा सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से सिंगापुर के सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके सिंगापुर के सैटेलाइट टीलियोस 2 का उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है। टीलोस 2 एसटी इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 1 मीटर रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करने में सक्षम एक सिंथेटिक एपर्चर रडार को ले जाएगा। सैटेलाइट में 500 जीबी ऑनबोर्ड रिकॉर्डर और 800 एमबीपीएस डाउनलिंक लिंक होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष एस सोमनाथ है। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन है दोस्तों? तो बेंगलुरु सबसे शीर्ष पर है। 5 शीर्ष शहरों में बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई तथा चेन्नई है। ठीक है। बेंगलुरु 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 29 मिलियन लेन देन के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद नई दिल्ली 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 19.6 मिलियन लेन देन के साथ दूसरे नंबर पर है। मुंबई जो है 49.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। पुणे जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है। और 35.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चेन्नई 5वें नंबर पर है। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ इंडिया एविएशन समिट 20 अप्रैल को कहां पर शुरू हुआ है? तो इंडिया एविएशन समिट 20 अप्रैल को दोस्तों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक संगठन और प्राधिकरण है इंडियन एविएशन। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 8 कस्टम हवाई अड्डे, 81 घरेलू हवाई अड्डे और अच्छे हवाई अड्डों में 25 नागरिक परिक्षेत्र शामिल है। स्थापित इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। अध्यक्ष संजीव कुमार है। मुख्यालय नई दिल्ली में। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम जो यूरोपीय संघ का संस्थापक है उसने संगठन छोड़ दिया है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अब 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका थीम जो है दोस्तों समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें विदेशी देशों के 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल थे। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनम वांगचुक को दिया गया है। ठीक है। इन पर दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है, आप जानते हैं, 3 इडियट्स। ठीक है। प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार उल्लेखनीय इंजीनियर, नव प्रवर्तक, शिक्षाविद, सतत विकास सुधारीवाद, लद्दाख के छात्रों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। वांगचुक आइस स्तूप तकनीक के आविष्कारक हैं जो शंकु के आकार के बर्फ के ढेर के रूप में सर्दियों के पानी को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम ग्लेशियर बनाते हैं और लद्दाख में पानी के संकट का समाधान करते हैं। वांगचुक द्वारा डिजाइन किया गया सेकमोल परिसर सौर ऊर्जा पर चलता है और खाना पकाने, रोशनी या हीटिंग के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करता है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या दोस्तों? तो विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। पूर्वोत्तर भारत में कहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ है? वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है मेघालय शिलोंग में बन रहा है। ठीक है, ये अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। वर्तमान में शिलोंग के पोलो में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण शुरू है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो विभिन्न विषयों जैसे बास्केटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और अन्य कई प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। मेघालय के बारे में जान लीजिए। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से 2 जिलों को अलग करके किया गया था, यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। शिलांग मेघालय की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। मेघालय खासी, गारो और जयंतिया सहित कई स्वदेशी जनजातियों का घर है। इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। विधानसभा मेघालय विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट। झील उमियम झील है। नदी कोपली है। महोत्सव नोंग क्रिम नृत्य वांगला महोत्सव अहैया यहाँ का महोत्सव है। राष्ट्रीय उद्यान बलप्रकम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभयारण्य में बाघमारा पीचर प्लांट वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, बाघमारा पीचर प्लांट वन्य जीव अभयारण्य और नोंग खिलेम वन्य जीव अभयारण्य और सीजू पक्षी अभयारण्य यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य को अपना पहला मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है? तो देखिए दोस्तों, नागालैंड को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पूर्वोत्तर राज्य में अपना पहला मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। मेडिकल कॉलेज का शैक्षणिक सत्र तो 2023 से शुरू होगा। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए 100 सीटों की क्षमता होगी और 85 सीटें नागालैंड मूल छात्रों के लिए आरक्षित होगी, जबकि शेष 15 अन्य राज्यों के लिए। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। गठन 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी इसकी कोहिमा है। भाषा अंग्रेजी है। नदी लोंगलेंग, पेरेन, वकारहा, किफिरे, मोकोकचुंग, फेक, जुन्हेबोटो, कोहिमा, मोन्तु एंड सांग है। त्योहार यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल है। द मोत्सुमोंग फेस्टिवल, 2 फेस्टिवल यहाँ के प्रमुख है। राष्ट्रीय उद्यान इंटिकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। वन्य जीव अभयारण्य में फकीम वन्य जीव अभयारण्य, पुली बैज वन्य जीव अभयारण्य तथा रंगा पहाड़ आरक्षित वन यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यूरिये है। राज्यपाल ला गणेशन है। आधिकारिक पक्षी ब्लिक का ट्रेगोपेन है। आधिकारिक पशु गोयल है। आधिकारिक फूल यहाँ का रोडरेड्रोन आब्रेमियम है। विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा की 1 सीट है। सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। जिले 16 है इसमें। यहाँ पर हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2013 में 18 अप्रैल को जारी हुआ। भारत की इसमें रैंकिंग क्या है? भारत तीसरा स्थान पर। देखो, सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष 5 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। यूएसए 666 है। चीन के पास 316 यूनिकॉर्न है और भारत के पास 68 यूनिकॉर्न है। 20 अप्रैल को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है 20 अप्रैल को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ जो है मार्शल वीआर चौधरी हैं। आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज और समग्र रूप से तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। कि सरकार ने 2030 तक अपने सभी सरकारी विभागों में उपयोग होने वाले व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों अपने सरकारी विभाग में जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बदलने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में चुना गया? तो अकरा घाना को यूनेस्को की विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रासबर्ग फ्रांस को 2024 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में चुना गया है। देश के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का इंडस्ट्रीज एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र का उद्घाटन जो है आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। डीआरडीओ के इंडस्ट्रीज एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। किस देश के सहयोग से नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 लॉन्च किया? तो अमेरिका देश के सहयोग से नेपाल ने अपना पहला उपग्रह नेपाली सेट 1 लॉन्च किया है। किस देश की कंपनी बायोफायर ने दुनिया के पहले बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक से का इस्तेमाल करके पहली स्मार्टगन बनाया है? तो देखिए दोस्तों, बायोफायर जो है अमेरिका की कंपनी है, उसने दुनिया के पहले बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाली स्मार्टगन बनाया है अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह रहा 21 अप्रैल 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सभी इसमें सम्मिलित हो। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपका 100% आज का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय